नमः संस्कृता साथियों, मैं पुष्पा यादव आप सभी साथियों का अपने चैनल लक्ष्य संस्कृतम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, हम डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की पुस्तक संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के आधार पर संपूर्ण संधि प्रकरण का अध्ययन कर चुके हैं। संपूर्ण संधि प्रकरण में क्रमशः जैसे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का हम अध्ययन कर चुके हैं। अब हम उसके आगे आज की क्लास में साथियों हम समास प्रकरण का अध्ययन करेंगे। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की जो पुस्तक है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, उसी के आधार पे हम समास प्रकरण का आज अध्ययन करेंगे। तो आज हम चलिए साथियों समास के बारे में पढ़ते हैं। समास की क्लास लेके आए हैं, समास के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो समास वैसे तो आप सभी साथियों को बहुत अच्छे से समास के बारे में पता होगा। आप सभी लोगों को समास बहुत अच्छे से आता है, ये हमें पता है। लेकिन फिर भी साथियों हम आज समास के बारे में थोड़ा जो छोटी छोटी चीज़ें हैं पहले उनको जान लेते हैं, जिससे हमारा जो कुछ भूला हुआ है वो रिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम समास के बारे में जानते हैं। समास शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है। तो समास में समास शब्द जो है हमारा, समास शब्द सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु में घय प्रत्यय लग के बना है। समास शब्द सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु से घय प्रत्यय लगकर बना है। और समास शब्द का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। समास शब्द का क्या अर्थ होता है? संक्षिप्तीकरण, यानी किसी भी क्या है शब्द को संक्षेप में कर देना समास कहलाता है। समास के बारे में कहा गया है कि सम सनम समासः, सम सनम समासः। सम सनम समासः अर्थात संक्षेप को क्या कहते हैं? संक्षेप को समास कहते हैं। संक्षेप को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। सम सनम समासः यानी संक्षेप को ही क्या कहा जाता है साथियों? समास कहा जाता है। समास में है कि सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु में घय प्रत्यय लगकर बना हुआ है जो हमारा समास शब्द है। समास का अर्थ है, संक्षिप्त में अर्थ है कि हम कहेंगे कि शब्दों को इस प्रकार से फेंकना कि उसके अर्थ एवं भाव में अंतर ना हो, समास कहलाता है। क्या है कि शब्दों को इस प्रकार से फेंकना कि उसके अर्थ एवं भाव में अंतर ना हो, समास कहलाता है। समास जो है दो या दो से अधिक संक्षिप्त क्या है करके लिख देना। समास में दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके लिख देना, लेकिन उसके अर्थ में परिवर्तन ना हो, समास कहलाता है। कि समसनम समासः संक्षेप को समास कहते हैं, या संक्षिप्तीकरण जिसको कहते हैं, संक्षेप को समास कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक पदों को संक्षेप करके लिख देना, लेकिन उसके अर्थ एवं क्या हो, अर्थ में परिवर्तन ना हो, वो क्या कहलाता है साथियों? समास कहलाता है। कि दो या दो से अधिक पद हो और उनको इस तरह से लिख देना संक्षेप में करके कि लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो, समास कहलाता है। जैसे दिया हुआ है हमारा सभायाः पति, जैसे क्या है सभायाः पति। सभायाः पति को जब हम संक्षिप्त करेंगे, संक्षेप में लिखेंगे, तो इसको जो है सभायाः पति को हम सभापति भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सभापति। सभायाः पति, सभापति। सभायाः का जो विभक्ति है आह, इसका क्या हो गया? लोप हो गया और शब्द बना सभापति। सभापति का अर्थ क्या होता है? सभा का
पति, सभा का पति। और सभा या पति का भी वही अर्थ होता है जो सभापति का है, सभा का पति। तो समास क्या कहलाता है कि दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके लिख देना लेकिन उसके अर्थ में परिवर्तन ना हो, समास कहलाता है। जैसे सभायापति या सभापति। सभा या पति का जो अर्थ होता है साथियों, वही अर्थ सभापति का भी है। यानी सभापति, सभा का पति, सभायापति, सभा का पति। तो इसका सभा या पति का जो अर्थ है वही सभापति का भी अर्थ है। तो दोनों शब्दों को यहाँ संक्षिप्त करके लिख दिया गया है। तो सभापति में समास है सभा का पति। इसका अर्थ क्या हुआ? सभा का पति। तो इसी तरह से साथियों आगे और सारे दिए गए हैं। जैसे दिया गया है हमारा शब्द राज्ञः पुरुषः, जैसे शब्द है राज्ञः पुरुषः। राज्ञः पुरुषः ये है और इसका भी होगा, ऐसे लिख सकते हैं राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः। राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः। और लिखा गया है हमारा आगे क्या है शब्द, एक और उदाहरण दिया गया है इसमें बाबूराम में। जैसे है धनस्य वार्ता, धनस्य वार्ता, धनस्य वार्ता, धन वार्ता, धन वार्ता। तो राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः, राजा का पुरुष, इसका भी अर्थ होगा राजा का पुरुष, राजा का पुरुष। धनस्य वार्ता, धन वार्ता। तो ये शब्दों को क्या कर दिया गया है, यहाँ संक्षिप्त करके लिख दिया गया है। जो इसका अर्थ होगा वही इसका भी अर्थ होगा। धनस्य वार्ता, राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः, धनस्य वार्ता, धन वार्ता। अर्थात दो या दो से अधिक पदों को जब हम संक्षेप में करके लिख देते हैं लेकिन उसके अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए तो वो क्या कहलाता है साथियों, हमारा समास कहलाता है। और इन्हीं शब्दों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा, हमारा शब्द बन जाएगा कि राज पुरुष धन वार्ता। इनमें अगर हम समास करेंगे राज पुरुष धन वार्ता तो ये भी समास हमारा जो है एक समस्त पद बन गया। राज पुरुष धन वार्ता को जब हम दो या दो से अधिक पदों को जोड़े तो इसमें हमने राज पुरुष और धन वार्ता को जब जोड़ा तो ये समस्त पद क्या बन गया, राज पुरुष धन वार्ता। तो ऐसे ही समास में हम लंबे लंबे और शब्दों को जोड़ते जाते हैं तो हमारी पंक्तियां लंबी बनती जाती हैं और कभी कभी तो इतनी लंबी पंक्तियां बन जाती हैं कि उनका अर्थ निकालना भी कठिन हो जाता है। तो समास में हम जो है दो या दो से अधिक पदों को जोड़ते जाते हैं लेकिन उनका अर्थ वही निकले जो अलग पद का हो तो वो क्या कहलाता है साथियों, समास कहलाता है। और समास में विग्रह शब्द आता है। विग्रह, विग्रह क्या है कि पदों को टुकड़े टुकड़े कर देना। विग्रह शब्द क्या है, विग्रह शब्द हमारा है कि समस्त पद को, समस्त शब्द को क्या कर देना, तोड़ करके लिख देना ही उसका क्या कहलाता है, विग्रह कहलाता है। कि जो ये समस्त पद हैं जैसे राज पुरुष धन वार्ता है, जब हम इसको अलग तोड़ के लिख देंगे तो वही विग्रह कहलाता है। जैसे राज्ञः पुरुषः धनस्य वार्ता, और जब इन दोनों को हमने जोड़ा तो एक पद बन गया, ये समस्त पद बन गया राज पुरुष धन वार्ता। राज पुरुष धन वार्ता को जब हम टुकड़े टुकड़े कर देंगे यानी अलग अलग कर देंगे तो शब्दों को, समस्त पद को अलग अलग कर देना साथियों क्या कहलाता है, हमारा विग्रह कहलाता है। ये तो हो गया हमारा समास। और समास में एक चीज हमें और जान लेना चाहिए कि वृत्तियां क्या है। समास में एक चीज और है कि वृत्तियां, परार्था अभिधानम, वृत्तियां है परार्था अभिधानम। वृत्तियां समास में जो है 5 होती हैं। हम आपके नॉलेज के लिए बता दे रहे हैं
वृत्तियां 5 होती हैं। कृत, तद्धित, समास, एक शेष और सनंत। सनंत धातुएं, ये वृत्तियां हैं। कृत, तद्धित, समास, एक शेष और दंत, एक शेष और सनंत, इन्हीं में एक वृत्ति हमारा समास है। वृत्तियों के अंतर्गत ही हमारा क्या आ जाता है, समास शब्द आता है। तो कभी कभी परीक्षा में कोई प्रश्न आ भी जाता है कि वृत्तियां कितनी होती हैं, तो 5 होती हैं। कृत, तद्धित, समास, एक शेष और सनंत, ये हमारी क्या है, वृत्तियां हैं। तो आइए ऐसे ये वृत्तियों की चर्चा बाबूराम सक्सेना की जो पुस्तक हमारी संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका है उसमें नहीं किया गया है साथियों। फिर भी हमें जानना चाहिए, अगर हम समास का अध्ययन कर रहे हैं तो समास का अर्थ, समास शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है और समास का विग्रह क्या है, इन सब चीज़ों को हमें जानना चाहिए। और समास में वृत्तियां क्या हैं, तो वृत्तियां 5 होती हैं। कृत, तद्धित, समास, एक शेष और सनंत। तो अब हम चलते हैं समास के आगे बढ़ते हैं। तो समास के भेद, हम समास के भेद पढ़ते हैं। समास के भेद क्या है? समास के भेद में समास के भेद में जो है, हमें समास को बाबूराम सक्सेना की जो पुस्तक हमारी संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका है उसके आधार पे समास के जो है 4 भागों में बांटा गया है। यानी भेद, पदों की प्रधानता के आधार पर, पदों की प्रधानता के आधार पर समास जो है 4 प्रकार के होते हैं। संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में जो दिया है समास के भेद, तो उसमें समास हमें 4 प्रकार के पढ़ने हैं जो टीजीटी के लिए है। जो टीजीटी में आता है समास, उसके दृष्टिकोण से हमें समास के 4 प्रकार पढ़ने हैं जो व्याकरण, संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में है, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की पुस्तक। तो उसके आधार पे हम यहाँ बता रहे हैं कि जो समास के भेद हैं, पदों की प्रधानता के आधार पर समास के साथियों 4 प्रकार के भेद होते हैं या 4 प्रकार होते हैं। जिसमें पहला समास हमारा है अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। दूसरा समास हमारा है साथियों तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। तीसरा है द्वंद्व समास। और चौथा है बहुव्रीहि समास। पदों की प्रधानता के आधार पे बाबूराम सक्सेना ने समास के 4 प्रकार बताए हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। इसमें अव्ययी भाव समास का जो होता है पूर्व पद, प्रायः पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान अव्ययी भावा। यानी अव्ययी भाव समास का जो पहला पद होता है, पूर्व पद होता है, वह क्या होता है, प्रधान होता है। और तत्पुरुष समास में है कि उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान।
अब उत्तर पद प्रधाना यानी बाद वाला पद तत्पुरुष समास में प्रधान होता है। अब बाद वाला पद में मान लीजिए 2 पद हैं तो बाद का पद प्रधान होगा, ऐसा नहीं है। मान लीजिए 3 पद है, 4 पद है तो क्या दूसरा ही पद प्रधान होगा? अगर ऐसा नहीं है। उत्तर पद का मतलब होता है अगर 2 पद है तो दूसरा पद प्रधान होगा, लेकिन 2 से अधिक अगर पद है तो जो सबसे लास्ट का पद होता है वही प्रधान होता है। इसीलिए लिखा गया है कि उत्तर पद प्रधाना, यानी अगर 2 से अधिक 3 पद हैं, 4 पद हैं तो जो सबसे अंतिम पद होता है वही प्रधान होता है। तो तत्पुरुष समास का उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। और द्वंद्व समास में लिखा है द्वयो पद प्रधाना, द्वयो पद प्रधाना यानी दोनों पद प्रधान होते हैं। ऐसा नहीं है, 2 से अधिक पद भी हो सकते हैं, तो द्वयो पद प्रधाना ना होके यहाँ हम कहेंगे सभी पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते बल्कि सभी पद प्रधान होते हैं, क्योंकि कोई जरूरी नहीं हमारा द्वंद्व समास में 2 ही पद आए, 2 से अधिक पद भी आ सकते हैं। तो हम यहाँ ये कहेंगे कि द्वयो पद प्रधाना नहीं बल्कि सभी पद प्रधान, सभी पद प्रधान होते हैं। किस समास में? द्वंद्व समास में। और बहुब्रीहि समास का है कि अन्य पद प्रधान। बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है, ना पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि अन्य पद का मतलब होता है दोनों पद मिलके जो तीसरा अर्थ निकालते हैं, जो तीसरे अर्थ का बोध होता है। बहुब्रीहि समास में वो तीसरा पद प्रधान होता है। पहला दूसरा, इसमें बहुब्रीहि में ना तो पहला पद प्रधान ना तो दूसरा पद प्रधान, बल्कि अन्य पद की प्रधानता होती है, यानी तीसरे पद की प्रधानता होती है। किस समास में? बहुब्रीहि समास में। तो पदों की प्रधानता के आधार पे साथियों हमारे समास कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के। और इन्हीं समासों में एक समास हमारा तत्पुरुष है। इस तत्पुरुष समास के 2 उपभेद होते हैं। तत्पुरुष समास के कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं, 2 उपभेद जिसको कहेंगे। भेद के यानी 2 उपभेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है दिगु, द्विगु समास, और दूसरा है कर्मधारय समास। ये दोनों समास बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और ये दोनों समास हमारे किस समास के भेद हैं? तत्पुरुष समास के भेद हैं। इस तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। एक तो द्विगु है, द्विगु समास, और दूसरा है कर्मधारय समास। तो तत्पुरुष समास के 2 भेद और हो गए, द्विगु समास और कर्मधारय समास। तो वैसे मुख्य रूप से जब हमें से पूछा जाएगा कि मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं साथियों, तो हमें याद रखना है मुख्य रूप से समास 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। और भेद और उपभेदों को लेकर के अगर पूछा गया कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो भेद और उपभेदों को लेकर के समास 6 प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से समास हमारे कितने हो गए? मुख्य रूप से समास हमारे 4 प्रकार के हो गए। भेद और उपभेद को लेकर, भेद और उपभेद को लेकर समास कितने हो गए? 6 प्रकार के। तो मुख्य रूप से हमारे समास 4 प्रकार के हैं, लेकिन जब भेदों और उपभेद को यानी उपभेदों के तत्पुरुष समास के 2 भेद को और जोड़ देंगे तो 4 2 6 समास हो गए। तो हमारे मुख्य रूप से समास तो 4 प्रकार के हैं। जब पूछा जाए
पेपर में कि मुख्य रूप से समास या पदों की प्रधानता के आधार पर समास कितने होते हैं, तो हम लिखेंगे 4 प्रकार के। टीजीटी वाले लिखेंगे कि कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन जब ये पूछ लिया जाए कि भेद और उपभेद को लेकर के समास कितने हैं, तो हम लिखेंगे भेद और उपभेद को लेकर के समास 6 प्रकार के होते हैं। और है आगे कि और वैसे पूछा जाए कि कुल समास की संख्या कितनी होती है। कभी कभी पूछ लिया जाता है पेपर में कि कुल समासों की संख्या कितनी होती है, तो कुल समासों की संख्या साथियों 5 होती है। कितनी होती है? कुल समासों की संख्या हम पूछा जाए तो 6 होती, 5 नहीं होती है, बल्कि कितनी होती है? कुल समासों की संख्या 6 होती है। यानी मुख्य रूप से पद की प्रधानता के आधार पे समास हमारे 4 प्रकार के हो गए। अभेद उपभेद को लेकर के अगर पूछा गया तो 6 प्रकार के, नहीं तो पूछा जाता है कुल समासों की संख्या हमारी कितनी है, तो हम लिखेंगे कुल समासों की संख्या हमारी 6 है। कुल समास की संख्या कितनी होती है? 6। कुल समास की संख्या 6 है, क्योंकि 4 तो पद की प्रधानता के आधार पे हो गए, 2 तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ गया द्विगु और कर्मधारय, 4 और 2 6, तो कुल समास की संख्या हमारी कितनी होती है? 6 होती है। लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पे समास की संख्या कितनी होती है। लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पे समास अगर पूछा जाता है, तो लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पे समास हमारे 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। और लघु सिद्धांत कौमुदी का जो है समास के जो प्रकार 5 प्रकार के हैं, ये पीजीटी में पूछा जाता है। पीजीटी वालों के लिए अगर पूछा जा रहा है समास कितने प्रकार के हैं, तो हम बताएंगे 5 प्रकार के। और पदों की प्रधानता के आधार पे अगर पूछा गया टीजीटी में, तो समास हम लिखेंगे 4 प्रकार के। अगर कभी कभी पूछ लिया जाता है कुल समास की संख्या कितनी है, तो हम बताएंगे कुल समासों की संख्या 6 है। यानी 4 पद के प्रधानता के आधार पे 2 समास तत्पुरुष के भेद, उन तत्पुरुष समास के दोनों भेदों को लेकर के समास की संख्या हमारी कितनी हो जाती है? 6 हो जाती है। लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पे समास हमारे केवल 5 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? अव्ययी भाव, तत्समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। ये 4 समास तो होते हैं, लेकिन उसमें एक समास और बढ़ जाता है, केवल समास। केवल समास, केवल समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, ये समास की संख्या कितनी हो गई? 3, 4 और 5। 1 2 3 4 5। ये समासों की संख्या जो 5 समास है, ये लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पे है। लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पे है। लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर समास हमारे 5 प्रकार के हो गए, जो हमें पीजीटी में पूछा जाता है। पीजीटी सिलेबस में लघु सिद्धांत के आधार पे हमें समास प्रकरण पढ़ना है, तो लघु सिद्धांत में समासों की संख्या 5 है, जिसमें एक समास और बढ़ जाता है, केवल समास। केवल समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। इस तरह से 5 समास हमारे लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पे है। लेकिन पदों की प्रधानता के आधार पे टीजीटी में हमें समास की संख्या 4 प्रकार ही पढ़ना है और 4 प्रकार ही हमें बताना है। अगर हम 5
लिख देंगे विकल्प में, अगर हमारा 5 है टीजीटी में तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि टीजीटी वालों के लिए समासों की संख्या मुख्य रूप से केवल 4 प्रकार है। जब ये पूछा जाए कि कुल समास की संख्या कितनी है भेद और उपभेद को लेके, तब हम बताएंगे कुल समास की संख्या भेद और उपभेद को लेके 6 प्रकार है। लेकिन मुख्य रूप से समासों की संख्या कितनी है या पद की प्रधानता के आधार पर समास की संख्या कितनी है, तब हम बताएंगे 4 प्रकार की है। और लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर अगर पूछता है समासों की संख्या कितनी है, तो साथियों हम बताएंगे लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर समासों की संख्या 5 है। तो समास के बारे में हम छोटी छोटी चीज़ों का अध्ययन किया हम लोगों ने। इन छोटे चीज़ों को बताया जो आपको लगभग पता ही होगा, फिर भी हमने इनको बताया। बहुत ज़्यादा इसके अंदर गहराई में ना जाके बस हमने बहुत हल्के में चीज़ों को बताया, जो हमें बस इतना ही जानना है। इतना अगर हम जान गए तो हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। फिर आगे अब हम पढ़ाएंगे कि अव्ययी भाव समास। आगे जो हमारा पहला समास है साथियों, उस पहले समास में हम अध्ययन करेंगे अव्ययी भाव समास का। पहला समास हमारा क्या है? अव्ययी भाव समास है। तो हम अव्ययी भाव समास का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। अब हम अध्ययन जो हमारा समास प्रारंभ होगा साथियों, अभी हमने समास की बहुत थोड़ी भूमिका बताई है, जो बहुत ज़्यादा डीप नहीं गए, बहुत गहराई में हमने आप लोगों को नहीं समझाया। बस कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हमारे समझ से बताना जरूरी था, हमने सिर्फ उसको बताया है। अब आगे हम जो पहला समास हमारा अव्ययी भाव समास है साथियों, हम उसका अध्ययन करना शुरू करेंगे। तो आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं, फिर हम अगली क्लास में अव्ययी भाव समास का अध्ययन करेंगे। तो साथियों हम आप लोगों से अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए नमः संस्कृता।